हेलो हेलो पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो? सब मस्त। तो इट्स मी अतिक रहमान, दिस इज योर क्यूट सा म्यूट सा जो भी चैनल है उस्मानी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं पढ़ा चुका हूँ, मीन्स थोड़ा सा, और उसका एग्जाम्पल अभी हम लोग का बाकी है। अभी हम 2D सरफेस के लिए सिर्फ बात किए थे, आज हम लोग 3D सरफेस के लिए भी बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? आज से पता चल गया, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हमारे पास 2D प्लेन सरफेस हुआ तो एरिया वेक्टर कैसा होने वाला है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। फॉर 2D सरफेस अगर मैं बात करूं, आज बात करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चंस का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाबा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाबा को कैसे लिखते हैं हम लोग? फाई से लिखते हैं हम लोग। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखते हैं? फाई ई से लिखते हैं। अब मैं बताया क्या, अगर हमारे पास एरिया वेक्टर इस तरीके से प्लेन कोई सरफेस है, कोई हमारे पास प्लेन सरफेस है, तो ये बता एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर होने वाला है। दैट इज ए एरिया वेक्टर। तो आज से याद करो, फॉर 2D सरफेस, फॉर 2D सरफेस, बहुत ध्यान से समझियो। और मैं जितना ही पॉइंट बोल रहा हूँ फालतू वगैरह के पॉइंट्स नहीं बोलूंगा मैं, और 2D पॉइंट्स में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। फॉर 2D सरफेस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? एरिया वेक्टर होने वाला है। ये होगा फॉर 2D सरफेस। 2D सरफेस मतलब क्या? यहाँ पे अगर हमारे पास मान लो कुछ इस तरीके से, अगर हमारे पास सर्कल है, इस तरीके से हमारे पास सर्कल है और ये सर्कल का प्लेन है, दिस इज ए प्लेन ऑफ द सर्कल। और मैं बोलूंगा एरिया वेक्टर क्या होने वाला है? एरिया वेक्टर इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होने वाला है। ये क्या होगा? एरिया वेक्टर। फॉर 3D सरफेस, फॉर 3D सरफेस, 3D सरफेस की बात करूं बाबू लोग और बाबू भैया, तो बाबू भैया लोग 3D सरफेस की बात करें तो ये बताओ एरिया वेक्टर कैसा होता है? एरिया वेक्टर सिर्फ दो डायरेक्शन में हो सकता था, या तो यहाँ पे भी k कैप और माइनस k कैप। तो एरिया वेक्टर 3D सरफेस के लिए क्या लोगे? ओनली नॉर्मल आउटवर्ड वेक्टर इज अलाउड। सिर्फ ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया इज अलाउड। सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल एरिया आपको लेना पड़ेगा, यही आपके लिए अलाउड है, अदरवाइज क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, सपोज वी हैव ए सिलेंडर, वी हैव ए सिलेंड्रिकल सरफेस, वी हैव ए सिलेंडर। मैं बोला इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होने वाला है? इसके परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होने वाला है। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर क्या होने वाला है? इससे परपेंडिकुलर होने वाला है। सपोज ये एरिया ए है, ये भी एरिया ए है, और ये मान लो हमारे पास ए। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? A1, और ये वाला जो प्लेन सरफेस है A2, और ये क्या होने वाला है? A3। इस तरीके से क्या होने वाला है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। सपोज ये हमारे पास है हेमिस्फीयर, ये हमारे पास है हेमिस्फीयर। अगर बोला कि ये हमारे पास है, मीन्स इसका एरिया वेक्टर क्या होने वाला है? इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है। सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल एरिया आपको लेना है बाबू भैया लोग, और बाबू भैया लोग सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल एरिया आपको लेना है। इस तरीके से आप एरिया वेक्टर को फाइंड आउट करोगे। ये होगा फॉर 2D सरफेस, दिस इज फॉर 3D सरफेस, एंड दिस इज फॉर 2D सरफेस। ये किसके लिए है? 2D सरफेस के लिए है। 2D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसा होने वाला है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। 3D सरफेस के लिए क्या होने वाला है? ओनली नॉर्मल आउटवर्ड एरिया इज अलाउड। सिर्फ ये चीज अलाउड होने वाली है। ये चीज क्लियर हुआ? ओ माय गॉड, ओके। तो बात करें क्वेश्चंस की।
देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला था, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर कैसा हमारे पास नॉर्मल एरिया वेक्टर है या ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होने वाला है। फाई इज समटाइम्स रिटन एज ई ए कॉस थीटा, ये क्या लिखते हैं हम लोग, ई ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, दिस इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। और हम लोग बोल सकते हैं क्या, the component of electric field is in the direction of area vector, वह कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लो जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो वह क्या होने वाला है, वह तुम्हें फ्लक्स प्रोवाइड कराने वाला है, अदरवाइज नहीं। ये बताओ मैक्सिमम फ्लक्स अगर चाहिए मुझे, अगर मुझे मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये बताओ मैक्सिमम फ्लक्स के लिए फाई मैक्सिमम के लिए ये बता एंगल कितना होने वाला है, एंगल cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम 1। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी करनी है यहाँ पे 1, और cos थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पे 1 होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या होने वाला है, मींस फ्लक्स मैक्सिमम होने वाला है। फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, जब एंगल 0 डिग्री का मतलब है क्या, मींस 0 डिग्री का मतलब ये है, 0 डिग्री का मतलब हो गया ये हमारे पास एरिया वेक्टर है और यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर है, दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मींस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर बट कोइंसाइडिंग टू ईच अदर लाइक दिस। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो गया, तो ये बताओ मैक्सिमम फ्लक्स कितना आने वाला है, फाई मैक्सिमम की वैल्यू आई हमारे पास, ये आने वाला है क्या, ई ए। थीटा की वैल्यू जब 0 होगी, ये बताओ मिनिमम फ्लक्स कब आएगा, मिनिमम फ्लक्स कब आने वाला है, फॉर मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको चाहिए, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको चाहिए तो ये बताओ cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, cos थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गई तो cos 90 की वैल्यू कितनी होने वाली है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये बताओ फाई मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यहाँ पे cos 0 की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगी यहाँ पे 0, मैक्सिमम फ्लक्स कितना आने वाला है ई ए। ये हुआ हमारे पास कुछ फ्लक्स की कहानी। क्वेश्चंस देखो यहाँ पे मान लो लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 2। मैं बोला एक हमारे पास प्लेन सरफेस है, इसको मैं इस तरीके से करके रखा और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारे पास है मीन्स प्लेन सरफेस, दिस इज ए प्लेन सरफेस, ये हमारे पास प्लेन सरफेस है। मेरे को तो ये बता दो, ओह माय गॉड, सॉरी मैन, सॉरी। तो कैसे हो आप सब, तो समझ में आ रहा है ना। तो सपोज करो इसका साइड हमारे पास ए है, इसका साइड हमारे पास ए है, इसका भी साइड ए है और ये भी साइड ए है। तो बताओ कि फ्लक्स इस सरफेस से कितना, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, शेडेड रीजन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होने वाला है। देखो बहुत ध्यान से समझियो। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है और तुमने क्या किया कि प्लेन सरफेस को अब ऐसे नहीं रखे, तुमने प्लेन सरफेस को ऐसे रख दिया। तुमने प्लेन सरफेस को पहले ऐसे रखते थे और ऐसे रखते तो आप क्या कर दिए, सीधा कर दिए। अब सीधा करने के बाद ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है हमारे पास, कौन सी डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के अंदर है, समझा, फील करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के ऊपर है, इस बोर्ड के अलोंग है, और जो इससे ये प्लेन सरफेस होती है, बताओ इस
बोर्ड का नॉर्मल एरिया कहां पे आने वाला है, ये बताओ परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड आने वाला है कि नहीं। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। इफ दिस इज परपेंडिकुलर मींस दिस इज, ये नॉर्मली बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना होने वाला है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हुआ 90 डिग्री। और मुझे पता है कि 90 डिग्री पे कितना फ्लक्स मिलता है, हमें मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू निकालो ना, फ्लक्स की वैल्यू निकालो। तो मैं बोला फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, ई ए कॉस थीटा होता है कि नहीं। ये बताओ एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री, और तुम्हें एरिया लिखो या मत लिखो, कॉस 90 आएगा। बोलेगा चलो भैया, चलो भाई लोग मिलकर हम लोग, ये cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0, और पूरा फ्लक्स कितना होने वाला है 0। फ्लक्स होता क्या है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। ये बताओ ये प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कोई फ्लक्स आ रहा है क्या, अच्छा आ रहा है क्या, ऐसे दिख रहा है क्या, नहीं मुझे तो दिख रहा है कि प्लेन सरफेस ऐसे है और ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर ऐसे है मगर प्लेन सरफेस के अलोंग इस तरीके से आ रहा है। तो क्या फ्लक्स होगा क्या प्लेन सरफेस के अलोंग, नहीं, प्लेन सरफेस के अलोंग कोई भी फ्लक्स नहीं है, मींस दिस इज द केस। समझ में आया, फील आया, फील ओके। आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ध्यान से समझियो। सपोज लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 3 हियर। क्वेश्चन नंबर 3 हियर मैं बोला कि सपोज ये हमारे पास है क्या, एक तरीके का सर्कुलर मीन्स सर्कल है हमारे पास, मान लो ये सर्कल है और जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, अभी 2D सरफेस के लिए सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, 3D सरफेस के लिए अभी हम लोग करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये है r, ये है हमारे पास r रेडियस, दिस इज r रेडियस। मैं बोला इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर टू द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो मैं बोला कि ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, ये हमारे पास एरिया ई है। और सपोज करो ये थोड़ा सा इस तरीके से बनाओ, ये क्या है, ये रेडियस आर है हमारे पास। और मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, दिस इज। और मैं बोला कि यहां से ध्यान से देखना, ध्यान से समझियो, यहां से जो एंगल है हमारे पास वो कितना है 30 डिग्री एंगल है। यहाँ पे कितना है 30 डिग्री एंगल है। तो मुझे पता करना है कि इस प्लेन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हें जाता हुआ दिखने वाला है, इस प्लेन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाता हुआ दिखेगा। तो मैं फाइंड मीन्स फाइंड इट थ्रू दिस प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स जाता हुआ तुम्हें दिखने वाला है, बता दो। इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आप तो कर ही लोगे। ये बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है भाई साहब, फाइव थ्रू दिस प्लेन सरफेस, ये क्या आने वाला है, ये आएगा, मेरे को पता है क्या, ई ए कॉस थीटा। ये क्या आने वाला है, ई ए कॉस थीटा होने वाला है। ये बताओ थीटा की वैल्यू 30 रखूं या थीटा की वैल्यू मैं 60 डिग्री रखूं। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री होने वाला है कि नहीं। ये बताओ थीटा किसके बीच का एंगल था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का। ध्यान से समझियो, एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत कर देना कि तुम उल्टा लेकर सॉल्व कर दो और आंसर भी उल्टा आ जाए, और ऑप्शन में भी रहेगा, 100% गारंटी है ऑप्शन में भी रहेगा। इसीलिए याद करो थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैं बोलूंगा ई एरिया कितना होने वाला है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना होगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ इसकी यूनिट क्या है हमारे पास, इसका यूनिट आने वाला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट, पाई आर स्क्वायर। और भी एक तरीका है, ये तो फॉर्मूला से किए, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज करो। ये बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, वो क्या देने वाला है, फ्लक्स देने वाला है। इसका मतलब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 कंपोनेंट आने वाला है, हियर इज ए 2 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आने वाला है,
बाबू भैया एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आने वाला है। मेरा हाथ ही पूरा खराब हो गया बिकॉज लगता है कि इंक ज्यादा ही मैं भर दिया हूँ, इंक मैंने ज्यादा भर दिया। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वह कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। कंपोनेंट समझ में आ रहा है ना, कंपोनेंट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ई cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट आने वाला है ई sin 60 डिग्री। ये बताओ कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स प्रोवाइड करने वाला है। वह इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है जो परपेंडिकुलर होगा प्लेन सरफेस के। ई sin 60 डिग्री अलोंग द प्लेन सरफेस है, इसका मतलब ये फ्लक्स में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्लक्स में, और इसका कंट्रीब्यूशन है बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू दी मींस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो मैं बोलूंगा दिस फ्लक्स कम्स टू बी आउट, ये होगा ई ए cos 60 डिग्री। ये बताओ वैल्यू सेम दिख रही है क्या यहाँ पे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया क्या होने वाला है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, दिस इज cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये क्या होने वाला है ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या होने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हम लोग 3D सरफेस की बात करेंगे। अब हम लोग 3D सरफेस का क्वेश्चन लेकर सॉल्व करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे, हर एक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे हम लोग निकालने वाले हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब या कोई सा भी चीज। देखो क्या आने वाला है, क्यूब आ सकता है हमारे पास, या तो कोन हो सकता है, या तो सिलेंडर हो सकता है, या तो स्फीयर हो सकता है। वो लोग सब तो बता ही दिए। कैसे कैसे सॉल्व होगा ये अप्रोच रहेगा। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। देखो और ध्यान से समझियो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। मैं बोला कि सपोज करो एक यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मेरे पास है यहाँ पे जेड एक्सिस। मैं क्या किया, एक यहाँ पे क्यूब बनाने वाला हूँ। दिस इज ए क्यूब, हियर इज ए क्यूब। ये हमारे पास है क्या, एक क्यूब है, और इस क्यूब को सही है क्या, मस्त, इससे अच्छा बन ही नहीं पाएगा मुझसे। ये क्यूब है। मैं बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग है। मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव हो रहा है। क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है। हवा बहा की हवा बहू, हवा बहू है। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कौन सी डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट आई कैप। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सिर्फ आई कैप के अलोंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, सिर्फ आई कैप के अलोंग है। मैं बोला ये साइड हमारे पास ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है हमारे पास क्यूब। तो मुझे पता करना है क्या, मुझे पता करना है कि फाई मींस हर एक फेज से मुझे फ्लक्स की वैल्यू पता करना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेज। थ्रू पहला क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द फेज। सारे फेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक फेज से। बी मुझे पता करना है क्या, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। इस पूरे क्यूब से नेट फ्लक्स बता दो थ्रू दिस क्यूब। इस क्यूब से नेट फ्लक्स बता दो कितना होने वाला है। बहुत ध्यान से समझियो। मैं बोला कि ये बताओ ये वाला जो सरफेस है, क्यूब का कितना फेस होगा हमारे पास। क्यूब को बारे में थोड़ा जान लें हम लोग। ये हमारे पास क्यूब का 6 फेस होता है। क्यूब का 6 फेस होगा। अगर क्यूब है तो सबका एरिया क्या होने वाला है, 6 प्लेन सरफेस से बना होगा। 6 प्लेन सरफेस से बना होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। एक प्लेन सरफेस ये,
एक इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में 2, ये टॉप वाला 3 और नीचे वाला कितना होगा 4 और सामने वाला 5 और अंदर वाला कितना होने वाला है 6। इसका मतलब 6 फेस है इसके पास। कितने वर्टाइसेस हैं? 8 वर्टाइसेस हैं। बहुत ध्यान से समझियो, 8 वर्टाइसेस हैं। सबका एरिया कितना होने वाला है? ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और इधर भी ए स्क्वायर होगा और अंदर वाला भी ए स्क्वायर होगा। ये मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या पढ़े? 6a स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं तुमने? तो ये 6a स्क्वायर आया इस तरीके से। यहाँ पे मुझे पता करना है, मुझे पता करना है क्या इस फेस से, मैं बोल रहा हूँ क्या, चलो मैं इस फेस से पहले मैं पता लगाने वाला हूं कि इस फेस का नाम दे दो यहाँ पे फर्स्ट फेस। इस फेस का नाम दे दो फर्स्ट फेस। फर्स्ट फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होने वाला है? मींस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इससे मुझे क्या, इससे मुझे ये पता चला, इससे मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि जो एरिया वेक्टर होगा वह क्या मुझे लेना है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ओनली नॉर्मल आउटवर्ड एरिया वेक्टर इज अलाउड। इस प्लेन सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए सिर्फ ये बाहर, तो मैं बोला ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से अलोंग में है? एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। और ये बताओ दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो मैं अगर फर्स्ट फेज के लिए φ1 की वैल्यू लिखा फर्स्ट फेज के लिए, ये क्या होगा? EA cos थीटा होने वाला है कि नहीं? EA cos थीटा होने वाला है। ये बता इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? ये एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? EA cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। एरिया वेक्टर कितना होगा? A, तो ये होगा -a स्क्वायर और ये कितना होने वाला? E। और यूनिट आपको पता ही है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हुआ फर्स्ट फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझियो। समझ में आया? फील आया? कुछ फील आया कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? मैं बोला एक्स एक्सिस के अलोंग इधर होगा। दिस इज ए एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाला वाई एक्सिस है। सपोज करो मैं क्या करने वाला हूं, ये हमारे पास सेकेंड फेज है। सेकेंड फेज, इसके अलोंग मुझे निकालना है क्या? इसके अलोंग मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करो, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आने वाला है कि नहीं? इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा। याद करो क्यूब के अंदर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं आएगा, सिर्फ बाहर आने वाला है। अगर ये बाहर आने वाला है तो मैं बोला कि ठीक है, इसका मतलब एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब मैं बोला φ2 की वैल्यू कितनी होने वाली है? एंगल 0 डिग्री है, तो EA cos 0 डिग्री और φ2 की वैल्यू कितनी हो गई? और एरिया हर एक फेस का कितना होने वाला है? A स्क्वायर और ये कितना होगा? cos 0 की वैल्यू 1 और ये होगा A स्क्वायर E। ये हुआ हमारे पास सेकेंड फेज के लिए। मींस सेकेंड फेज से कितना फ्लक्स जा रहा है? A स्क्वायर E। पहले फेज से -a स्क्वायर का मतलब हो गया इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब माइनस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया। इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, देखो इसको। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू थर्ड फेज से, मतलब तीसरे फेज से देखो क्या आने वाला है? तीसरा फेज क्या होने वाला है? देखो ये दोनों एक साथ करने वाला हूँ, ये थर्ड फेज मान लो और ये फोर्थ फेज है हमारे पास। ये बता थर्ड फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है? मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। और ये बताओ अगर मैं तीसरे फेज से मैं पूछूं, तीसरे फेज से φ3 की वैल्यू पूछूं तो क्या होगा? EA cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 0। और ये बताओ इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस में रहने वाला, ये याद करना। और यहाँ से φ4 की वैल्यू कितनी आने वाली है? EA cos 90 डिग्री, EA cos 90 डिग्री और ये वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे हमारे पास? 0 डिग्री। इसका मतलब φ3 से भी 0 आ रहा है, φ4 से भी 0 आएगा, φ5 से भी 0 आने वाला है, मींस सेम तरीके से। और φ6 से भी कितना आने वाला है हमारे पास? 0। क्या तुम्हें हर एक फेज से फ्लक्स निकालने का तरीका मालूम हो गया? हर एक फेज से फ्लक्स निकालने का अगर तरीका मालूम हो गया तो देखो 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 देखो, अगर ये चीज मालूम हो गया तो समझो कि नेट फ्लक्स, तो ये पूरा क्वेश्चन पता चल गया फाइनल से कितना होने वाला है? नेट फ्लक्स बिकॉज
electric flux is a scalar quantity, we can simply add that, इसका मतलब मैं सिंपल इसको phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 तो मैं ऐड कर सकता हूं, जो इसका मतलब नेट फ्लक्स थ्रू दिस ट्यूब से कितना आएगा, मैं ऐड अप करूंगा phi1 plus phi2 plus phi3 plus ये कितना होने वाला है phi4 प्लस कितना होगा यहाँ पे phi5 plus phi6, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, मींस ऑल ऑफ यू बी अटेंटिव, और ये कितना होगा, phi1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर ई, और ये कितना होने वाला है ए स्क्वायर ई प्लस ये की इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक होल कितना होने वाला है 0, ये देखो जूता का शेप बन गया क्या, तो ये कितना होने वाला है 0 और ये पूरा होल टर्म 0, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आने वाला है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब जो पूरा नेट फ्लक्स आया इस पूरे ट्यूब से वह कितना आ रहा है यहाँ पे 0, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही थी उतना ही बाहर चली गई, इसका मतलब देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द ट्यूब, दैट्स व्हाई नेट फ्लक्स इज 0, दैट्स व्हाई net flux is 0. Net flux is 0 means all the electric field lines coming in and that electric field lines as well as leaving out from the tube, that's why net electric flux is 0. Net electric flux is 0, इसीलिए पूरा net electric flux की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पे 0 हो जाने वाली है। ये चीज आपको समझ में आई? तो अगर ये चीज समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे। बस आपको तो मैं बता रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का बस एंगल आप देख लो, मींस पूरा काम बहुत आसान हो जाने वाला है, पूरा काम बहुत आसान हो जाने वाला है। अब बोलोगे ठीक है देखते हैं हम लोग, तो देखो मैं तो सही बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लो। सपोज करो हमारे पास कुछ इस तरीके से मैं बोला यहां पे हमारे पास एक बड़ा बना लो सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, मैं बोला कि ये सिलेंडर है हमारे पास और मुझे पता करना है क्या, ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस, ये हमारे पास सेकंड सरफेस और ये तीसरा वाला उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ थर्ड सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये अलोंग द एक्स एक्सिस होने वाला है हमारे पास। अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, मैं बोला ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। बहुत ध्यान से समझियो। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है कुछ इस तरीके से, ई नॉट आई कैप से ये वेरी कर रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। अभी सिंपल प्रॉब्लम्स लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे टिपिकल है, मीन्स थोड़ा और टिपिकल करते रहेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन नॉट डायरेक्शन में, तो मुझे फ्लक्स चाहिए phi1 से। अगर तुम्हें phi1 से फ्लक्स चाहिए, तो phi1 का क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड EA cos थीटा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो एरिया। मैं बोला इन दोनों का, इसका रेडियस कितना है r है, इसका रेडियस कितना है हमारे पास r, और ये लेंथ हमारे पास, लेट अस अज्यूम ये लेंथ हमारे पास कितना है l है, ये लेंथ कितना हमारे पास L है, दिस लेंथ इज L, ये पूरी लेंथ कितनी हमारे पास L है, और रेडियस कितना है हमारे पास R, रेडियस कितना है R ले लो। चले क्वेश्चन को शुरू करें हम लोग। तो मुझे इस सरफेस से चाहिए, तो ये बताओ, ये हमारे पास ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस मींस phi1, ये हमारे पास phi1 से ये हुआ कौन सी डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में। अब दोनों के बीच का एंगल देखो कितना होने वाला है 180 डिग्री, इसका मतलब phi1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, ये होगा EA और ये होगा cos 180 डिग्री।
cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी -1। एरिया कितना होने वाला है, एरिया होने वाला है, ये रेडियस r है तो एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना होने वाला है, पाई r स्क्वायर, तो ये होगा माइनस पाई r स्क्वायर और ये कितना होने वाला है, ई होने वाला है। समझ में आया। दिस इज फाइनल मीन्स फ्लक्स थ्रू दिस फर्स्ट फेज। पहले जो सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा है, ये देखो ना, प्लेन सरफेस का क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं तुम्हें। इससे आप देखोगे तो क्या तुम्हें नजर आने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। ये बताओ दोनों का बीच का एंगल कितना होगा। ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस, ये हमारे पास सेकंड प्लेन सरफेस। ये बताओ फाई 2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, फाई 2 की वैल्यू होगी ए कॉस थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल है, मीन्स थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। तो फाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई 2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और फाई 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई r स्क्वायर और ये कितना होने वाला है, e प्लस में और माइनस में। व्हाट अबाउट तीसरे सरफेस की बात करूं, तीसरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री। बोलो कि यहाँ पे बीच में एक क्यूडी कहीं भी आप ले लो, कहीं भी आप ले लो, ये एरिया वेक्टर क्या होने वाला है, हमेशा ओनली आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर इज अलाउड। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर होने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो फाई 3 की वैल्यू कितनी होने वाली है, आज से ये होगा कॉस थीटा और एंगल हमारे पास 90 डिग्री। इसका एरिया रखो या मत रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फाई 3 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0 आने वाली है। मीन्स कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस के अंदर, हर एक केस की बात नहीं कर रहा हूं, इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस कर्व्ड सरफेस से कितनी आ रही है, हमारे पास 0 आ रही है। ये बताओ टोटल फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास, टोटल फ्लक्स कितना आने वाला है, जो टोटल फ्लक्स आएगा वह होने वाला है हमारे पास 0, बिकॉज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही थी उतना ही वह बाहर चली जा रही है। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, यहाँ पे 0 होने वाली है। ये चीज क्लियर, मस्त। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन सा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कराने वाले हैं। मैं देखने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स के साथ वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, देखो और समझो। बहुत आसान है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखो और अप्लाई करते जाओ और आंसर लेते जाओ और सिलेक्शन पाते जाओ। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सपोज मैं क्या किया यहाँ पे, मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाने वाला हूँ। यहाँ पे भाई साहब एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्यूब, ठीक। और ये कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये क्या होने वाला है, जेड एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह कितना है, a। और ये क्यूब का पूरा लेंथ कितना है, a होगा, ये भी a होने वाला है और ये भी क्या है हमारे पास, a है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वह कितना है हमारे पास, a है। मुझे पता करना है फर्स्ट सरफेस से और सेकेंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लाइक दिस, ई नॉट एक्स आई कैप के साथ वेरी कर रही है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लाइक ई नॉट एक्स आई कैप। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। मतलब है क्या, मतलब यहाँ a डिस्टेंस है और ये बताओ a प्लस ए कितना होगा, ये डिस्टेंस कहाँ पे, 2a पे होने वाला है कि नहीं, a प्लस ये भी क्या होने वाला है, a होने वाला है। तो a प्लस ए कितना होगा हमारे पास, 2a डिस्टेंस पे। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ई नॉट ए है और यहाँ पे कितना होने वाला है,
टू ई नॉट ए होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कम होने वाली है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ज्यादा होने वाली है। इतना तो मुझे मालूम हो गया कि जीरो नहीं होने वाला, मीन्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ टाइम के साथ निकल रहा होगा। और यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता होगा। देखो मैं बोला φ1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये cos थीटा, ये cos थीटा, बहुत ध्यान से समझ लो। ये cos थीटा कब अप्लाई करोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मींस कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे ई नॉट एक्स आई कैप है, एरिया भी वैरी नहीं कर रहा है। एरिया हमारे पास इस सरफेस के लिए एरिया क्या है हमारे पास, ये है एरिया, ये हमारे पास एरिया है फर्स्ट सरफेस के लिए। एरिया कितना होने वाला है, दिस एरिया इज ए स्क्वायर, और इसका भी एरिया कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर। ये ब्लैक से मैं शेडेड कर देता हूं इसको, ब्लैक से मैं शेडेड कर देता हूं इसको। और ये बताओ इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर किधर आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना होने वाला है, एक्स पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कितनी होने वाली है, मीन्स फर्स्ट सरफेस पे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई नॉट एक्स की जगह ए रखोगे और ये ई1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ए टाइम्स ऑफ ई नॉट। मीन्स फर्स्ट सरफेस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना हुआ, ए ई नॉट हुआ। तो यहाँ पे φ1 की वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूँ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर है मीन्स E1, तो ये हो जाएगा E1 इंटू ए, तो ये होगा ए इंटू ई नॉट। एरिया कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर, और ये होगा कॉस। 180 डिग्री होने वाला है कि जीरो होने वाला है, ये बताओ। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है, माइनस, और ये φ1 की वैल्यू कितनी होने वाली है, φ1 की वैल्यू होगी ए क्यूब ई नॉट, और ये होगा हमारे पास माइनस में cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ए क्यूब ई नॉट की वैल्यू। ये बताओ सेकेंड सरफेस के लिए ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और ये है हमारे पास मान लो E2, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज एरिया वेक्टर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0 डिग्री हो गई। ये बताओ φ2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, φ2 इज इक्वल टू ये होने वाला EA cos थीटा होता है कि नहीं, cos थीटा होगा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो φ2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, φ2 की वैल्यू कितनी होने वाली है, बहुत ध्यान से समझियो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है ई का मतलब हो गया हमारे पास क्या है, E2 की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, E2 की वैल्यू ये बताओ। यहां तक जब x के साथ वेरी कर रहा है, a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ये होने वाला है हमारे पास 2a ई नॉट होने वाला है। E2 की वैल्यू ये बताओ, ये φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2a ई नॉट। एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होने वाली है, 1, और φ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2a क्यूब, और ये आने वाला ई नॉट। अब देखो थोड़ा माइनस करो तो मीन्स माइनस करो नहीं, दोनों। अगर मैं बोलूंगा नेट फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेज एज वेल एज सेकंड फेज से नेट फ्लक्स कितना होने वाला है, ये बता। इस वाले फ्लक्स से तो सब 0 होने वाला है, बिकॉज इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होगा, सब 90 डिग्री, और आपस में क्या हो जाने वाला है, ये 0। आई थिंक इतना तो आप जान ही गए होगे, मतलब अभी तक इतना सीख गए होगे। मैं बोला कि नेट फ्लक्स निकालो तो थोड़ा नेट फ्लक्स φ1 प्लस φ2 निकालो, कितना आने वाला है, दिस नेट फ्लक्स ये होगा माइनस ए क्यूब ई नॉट, प्लस ये आने वाला है 2a क्यूब ई नॉट। और नेट फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे, नेट फ्लक्स जो 1 और 2 से आ रहा है, ये कितना आएगा, a क्यूब ई नॉट आ रहा है हमारे पास नेट फ्लक्स। मींस हमारे पास पूछेगा नेट फ्लक्स थ्रू फर्स्ट और सेकंड सरफेस, तो आंसर क्या होने वाला, a क्यूब ई नॉट। बोलेगा पहले सरफेस से कितना होगा, माइनस ए क्यूब। ये मत करना, माइनस को नेग्लेक्ट कर देना, माइनस लिखना। φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a क्यूब ई नॉट होने वाला है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस का अप्रोच करने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, डील करने वाले हैं। क्लियर हुआ क्या ये, पक्का 100%? अगर ये चीज हो गया तो मैं आपको समझाऊंगा मींस इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ होता क्या है, किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे, तो ये अगले वीडियो में आने वाला है। और तो पढ़ते रहो, बाय।